बहू दीपिका अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी अपने ससुर जी को मुंह टेढ़ा और निगाहें तिरछी करके देख रही थी, क्योंकि आज वह बहुत खुश थे और बार बार अपनी पत्नी मालती जी को आवाज़ लगा रहे थे। अरे मालती जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी से सारे काम छोड़िए और मेरे पास आइए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बाहर से घर के अंदर आते समय नंदकिशोर जी ने खुश होकर रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी मालती जी से बड़े ही प्यार से कहा और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। देखो तो सही, बुढ़ापा आ गया लेकिन रोमांस नहीं गया। बहू दीपिका उन्हें देखकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। मालती जी बोली, अरे कौन सा खजाना मिल गया आपको जो इतने खुश हो रहे हो? क्या खुशखबरी है, अब बताइए। नंद किशोर जी बोले, भाग्यवान, खुशी की ही बात है। सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप घूमने के लिए अयोध्या नगरी जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारा नाम भी इस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमारी शादी को 50 साल हो चुके हैं। काम के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं, तो आज यह मेरी इच्छा पूरी हो गई। तुम अपनी सारी तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हमें निकलना है। यह सुनकर मालती जी खुश होकर कहती है, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। अयोध्या नगरी जाने का मेरा भी बड़ा ही मन था। बचपन से ही मुझे प्रभु श्री राम की नगरी जाने का बड़ा ही मन था। साथ साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने का भी बड़ा मन था। आज मेरा बचपन का यह सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर मालती जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी, परंतु तभी वहीं एकदम से उदास हो गई और उदास होकर बोली, आप नाम तो लिखवा कर आ गए हो, लेकिन टूर पर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मालती जी को चिंतित देखकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी को आश्वासन देकर कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बेटे और बहू से पैसों के लिए बात करूँगा, वह हमें मना नहीं करेंगे। आखिर बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो वह क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? यह कहकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बहू के कमरे में जाते हैं। बहू आराम से बेड पर बैठी हुई फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। नंद किशोर जी अपनी बहू दीपिका से कहते हैं, बहू, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप श्री राम की नगरी अयोध्या घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी का नाम टूर के लिए उस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमें 20,000 रुपये चाहिए। यह सुनते ही बहू गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब क्या यह उम्र है आपकी घूमने फिरने की? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। 20,000 तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई 100 रुपये मांग रहे हो। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या कि तोड़ कर आपको दे दूं? हमारे पास नहीं है कोई पैसे आपके बुढ़ापे के शौक पूरा करने के लिए। बहू की बात सुनकर नंद किशोर जी कहते हैं, बहू, अब तो हमने अपना नाम लिखवा दिया है। 20,000 रुपये की तो बात है, तुम किसी भी तरह करके इंतजाम कर दो। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। पापा जी, आपको एक बार मना कर दिया ना, तो आपको समझ में नहीं आता क्या? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। ज़्यादा ही मन कर रहा है तो पास वाले राम मंदिर में हो आओ। मेरा दिमाग खराब मत करिए। ज़्यादा चू चपड़ करी तो बेटे से कहकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। काम के ना धाम के, बस चले हैं तीर्थ यात्रा करने। जाइए यहाँ से अपने कमरे में। अब क्या मेरी शक्ल को ही देखते रहोगे? बहू की बात सुनकर दोनों दंपत्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मालती जी नंद किशोर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप रहने दीजिए जी, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। आप संभालिए अपने आप को। जब सारी जिंदगी तक कहीं घूमने नहीं गए तो अब जाकर भी क्या करेंगे? बेकार ही 20,000 रुपये का खर्च सर पर आ जाएगा। नंद किशोर जी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, मालती, मैंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की। इस घर को बनाने और बच्चों को पालने में ही मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। अपनी जिम्मेदारी के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गया। अब मौका मिला था तुम्हें घुमाने ले जाने का, तो अब सब कुछ बच्चों के हाथ में आ गया है। क्या हमारे कोई सपने नहीं हैं?
क्या बूढ़े माँ बाप के कोई सपना नहीं होता? क्या हमारे कोई अरमान नहीं हैं? जिन बच्चों के जीवन भर हम सपने पूरे करते हैं, हर अरमान पूरे करते हैं, उन बच्चों के पास अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। अपने साथ मैंने तुमसे भी इतनी मेहनत करवाई, तुमने भी तो जीवन के हर पड़ाव पर मेरा हर पल साथ दिया। कभी एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। इस घर को बनाने में जितना योगदान मैंने दिया है, उतना ही तुमने भी दिया है। मैंने हमेशा अपने पीछे चट्टान की तरह तुम्हें पाया है, परंतु अपने घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी करवाते करवाते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आज जब मुझे मोहन जी से पता चला कि सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी के लिए जा रहा है, तो पहली बार तुम्हें घुमाने की इच्छा मेरे मन में जागी, परंतु तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करने के लायक नहीं हूँ। अब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं। मैं कितना अभागा हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। यह कहते कहते नंद किशोर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने पति को बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर मालती जी भी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अपना दिल मत दुखाइए। आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझती आई हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। अपनी ज़िंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है आपने। आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। नंद किशोर जी बहुत ही खामोशी के साथ मालती जी की बात सुन रहे थे। पत्नी की बात सुनकर वह बड़े दुखी मन से बोले कि अब हमारी छोटी सी बात से भी घर में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। जब हम अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के ऊपर खर्च करते थे और अपने लिए कुछ नहीं बचाते थे, तब तो इस घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, और आज केवल 20,000 के लिए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। क्या बच्चे सिर्फ माता पिता से पैसे लेने के लिए होते हैं? माता पिता को पैसे देने के लिए नहीं होते। मालती जी के पास नंद किशोर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उधर दीपिका अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। बुढ़ा बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया है, जो इस उम्र में घूमने की लग रही है। यह नहीं कि घर पर बैठकर राम नाम जपे। आए बड़े घूमने फिरने वाले, अब तो उनके बच्चों के घूमने फिरने की उम्र है। बच्चे तो घर पर बैठे हैं और यह घूमने जाएंगे। यह कोई इनके घूमने फिरने की उम्र है क्या? कहीं गिर पड़ गए और हाथ पैर टूट गए तो बिस्तर पर पड़ जाएंगे, फिर कौन करेगा उनकी सेवा? मेरे बस की तो है नहीं उनकी सेवा करना। तभी संजय भी घर पर आ जाता है तो उसे भड़कते देखकर कहता है, क्या बात है दीपिका, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? कभी शांति से भी रह लिया करो। तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा गुस्सा करोगी तो झुर्रियाँ पड़ जाएगी, फिर माँ की तरह बूढ़ी नजर आओगी। जब देखो भड़कती रहती हो। तो दीपिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझे कोई भड़कने का शौक नहीं है। मेरे भड़काने का कारण भी तुम्हारे माँ बाबूजी है। अरे अब क्या कर दिया इन दोनों ने? क्या कर दिया? अरे कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया, बहुत बड़ा कांड किया है। अब की बार अयोध्या नगरी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, और तो और 20,000 रुपये मांग रहे थे जाने के लिए। दीपिका हवा में हाथ घुमा घुमा कर इस तरह से कहती है कि उसकी बातों को सुनकर संजय का भी मूड खराब हो जाता है। यह माँ बाबूजी बुढ़ापे में सठिया गए हैं। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बूढ़े बुढ़िया का। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उन्हें खुद मना कर दूँगा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उन्हें थोड़ा तो समझना चाहिए था। संजय दीपिका को तसल्ली देते हुए कहता है तो दीपिका चुप हो जाती है और फिर से अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के लिए बैठ जाती है। मालती जी रात का खाना तैयार करती है और बेटे बहू को खाना खाने के लिए बुलाती है। बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आते हैं। दीपिका के तेवर बदले हुए थे। नंद किशोर जी पहले तो खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, परंतु जब मालती जी जिद करती है तो वह भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जिस समय सब खाना खा रहे होते हैं
तो नंद किशोर जी अपने बेटे से फिर से कहते हैं, बेटा, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तेरी माँ का उसमें नाम लिखवा दिया है। 20,000 रुपये का खर्च आएगा, तुम इंतजाम कर सकते हो क्या? यह सुनकर दीपिका के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ कहने वाली होती है तो संजय उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहता है और खुद कहता है कि बाबूजी, अब आपका कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको अयोध्या नगरी जाने की? अभी तो बच्चों के एडमिशन कराए हैं, इतना पैसा तो उसमें ही खर्च हो गया। अभी मेरे पास आपके फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं, और वैसे भी यह कोई उम्र है आपके घूमने फिरने की? रास्ते में कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया पास के राम मंदिर के दर्शन कराइए। भगवान राम तो सब जगह एक ही होते हैं। क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाकर पैसे खर्च करने की? यह तो आपके बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की। हम तो कहीं जा नहीं रहे और आपको घूमने की लगी हुई है। घर पर बैठकर राम नाम जपा करो, यही काफ़ी है आपके लिए। जब देखो नई नई फरमाइश करते रहते हो। यह कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। नंदकिशोर जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था बहू भले ही हमारी बात और हमारे एहसास न समझे, लेकिन शायद हमारा बेटा हमारी बात ज़रूर समझेगा। परंतु बेटा तो बस अपनी पत्नी की ही बात समझता है। नंदकिशोर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती जी का दिल अपने बेटे के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर टूट जाता है। जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा अपने पिता से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। मालती जी अपने पति के पास अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। उनको रोता देख नंदकिशोर जी और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं के पास बैठकर उनका हाथ थाम कर कहते हैं कि घूमने जाने की जिद तो मैं कर रहा था और रोना तुम्हें पड़ रहा है। तुम रोती हो तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। नंदकिशोर जी ने मालती जी को तसल्ली देकर चुप कराया और फिर दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह जाकर दोनों अपने काम निपटाए और अपने कमरे में आ गए। मालती जी बेड पर बैठ गई और नंदकिशोर जी ने अलमारी खोलकर अपने पेपर्स की अटैची निकाली। मालती जी पूछने लगी, यह आप क्या कर रहे हो? नंदकिशोर जी ने जवाब दिया, अटैची से एक लिफाफा निकालकर अटैची वापस अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी। मालती जी पूछे जा रही थी, ये आप क्या कर रहे हो, बताओ ना। पर नंदकिशोर जी बिना जवाब दिए कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मालती जी फिर से बोली, आप कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताइए तो सही। नंदकिशोर जी यह कहकर चले गए, बस अभी आता हूँ, थोड़ी ही देर में। परंतु थोड़ी देर का इंतजार करते करते नंदकिशोर जी को शाम हो गई। मालती जी परेशान बैठी इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही बेटा और बहू भी बैठे इंतजार में थे। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए। कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था। घूमने जाने को मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 दे दो इन्हें घूमने जाने को, बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे और ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। बहू बेटे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। तभी नंदकिशोर जी आते हैं। उन्हें आता देख मालती जी बड़बड़ा जाती है और पूछती है, अरे कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम से कम बता कर तो जाया करो। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? तभी नंदकिशोर जी कहते हैं, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, बताता हूँ। पहले जरा सांस तो लेने दो। और फिर अपनी शर्ट की जेब से एक लिफाफा निकाल कर मालती जी को देते हुए कहते हैं कि यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मालती जी चौंक जाती है और पूछती है, क्या है यह? पास खड़े दीपिका और संजय भी आश्चर्यचकित देखते हैं। नंदकिशोर जी कहते हैं, हमारे अयोध्या नगरी जाने की ट्रिप की टिकट है। पैसे कहाँ से आए हैं? किससे उधार लिए हो? मैं पहले बता देती हूँ, उधार के पैसे से मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊँगी।
आप जाइए, उन्हें पैसे वापस कर दीजिए, मालती जी लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहती है। तभी दीपिका भी बोलती है, पापा मुझे नहीं पता था आप ट्रिप पर जाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि उधार मांग करके ले आएंगे। छी। नंदकिशोर जी कहते हैं कि इसमें छी की क्या बात है बहू, अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अपनी पत्नी को घुमाने जाने के लिए मुझे उधार मांगना पड़े। यह मेरे पैसे हैं और इन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता हूँ। नंदकिशोर जी टेबल से लिफाफा उठाते हुए कहते हैं, रिटायरमेंट के समय मैंने एक एफडी करवा ली थी, उसे ही तुड़वा कर लाया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वह तुम कभी मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का बलिदान मत देना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको ज़रूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तेरी मम्मी अलग रहेंगे। मैं नहीं चाहता कल तुम हमें बोझ समझकर ओल्ड एज होम भेज दो, उससे पहले ही हम अलग हो जाएंगे। नंदकिशोर जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम मेरा साथ दोगी फिर से एक नया घर बसाने में? मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, मरते दम तक सिर्फ आपका ही साथ दूंगी। जब तक इस शरीर में जान है सिर्फ आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों हाथ पकड़े अपने कमरे में चले जाते हैं। दीपिका और संजय शर्म से झुककर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, बच्चों की खुशी पूरी करते करते माँ बाप अपनी खुशी पूरी करना भूल जाते हैं। क्या नंदकिशोर जी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जो किया वह सही था या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।